नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज। आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपियों का आगमन किस प्रकार होता है, और फिर उसके बाद सबसे पहले भारत में आते हैं पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ ही पुर्तगालियों के बाद हमारे भारत में प्रवेश करते हैं डच। तो डचों के संबंध में भी इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है तो उनका आगमन का क्रम क्या है। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं। डचों को हॉलैंडवासी भी कहा जाता है, और जिसका आधुनिक नाम नीदरलैंड है, जो यूरोप में एक देश है। तीसरे नंबर पर अंग्रेज आते हैं, चौथे नंबर पर डेन यानी डेनमार्क के आते हैं, डेनिस, और पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी आते हैं। जब ये भारत में आते हैं तो इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है व्यापार करना, और व्यापार के क्रम में ये सबसे पहले अपने ही देश में कंपनी की स्थापना करते हैं। तो अपने अपने देश की कंपनी की स्थापना करके उनका वर्ष यदि हम देखें, कंपनी की स्थापना का वर्ष, तो 1498 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में डच कंपनी की स्थापना होती है, और 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलते हैं, और 1616 में डेन कंपनी की, और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। तो यहाँ पर प्रश्न यूरोपियों के आगमन के क्रम का भी बन सकता है और इनकी कंपनी की स्थापना का भी बन सकता है। तो आगमन के क्रम में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी इस प्रकार होगा, और कंपनी की स्थापना का क्रम ये होगा। इसी तरह जब ये भारत में प्रवेश कर जाते हैं तो सबसे पहले व्यापार को स्थापित करने के लिए भारत में अलग अलग स्थानों पर ये कारखाने की स्थापना करते हैं। कारखाना वह स्थान होता है जहाँ पर इन कंपनियों का जब ये सामान खरीदती है भारत से, तो उसमें उनको इकट्ठा करती है यानी भंडारित करती है। और जो कंपनी के ऑफिसर है तो उनके रहने की ऑफिस और रहने के लिए आवास, ये सारी व्यवस्था उस कारखाने या उसी को कोठी कहा जाता था या फिर उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। तो ये सबसे पहले अलग अलग क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, जिसमें यदि पुर्तगाली जो कंपनी है वो सबसे पहले 1503 में कोचीन जो कि केरल में है उसमें अपनी पहला कारखाना स्थापित करते हैं। डच कंपनी है वह 1605 में मसूलीपट्टनम नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, तो उसमें अपना पहला कारखाना स्थापित करते हैं। उसी प्रकार जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अपना पहला कारखाना 1608 में सूरत में अस्थायी रूप से लगाती है। हालांकि 1613 में इसी सूरत के कारखाने को स्थायी रूप दे दिया गया था, लेकिन सर्वप्रथम सूरत में अस्थायी रूप से एक कारखाना 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करती है। उसी प्रकार 1620 में डेनमार्क जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो ट्रंकोवार में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, उसमें अपना पहला कारखाना स्थापित करती है। 1668 में सूरत में ही फ्रांसीसी कंपनी भी अपना पहला कारखाना स्थापित करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वह भी पहला कारखाना सूरत में स्थापित करती है, और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भी अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित करती है। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है। अब प्रश्न यहाँ से भी बनकर आता है कि जो अलग अलग यूरोपीय भारत में आते हैं तो वो पहला कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न बनने की संभावना हर जगह से बनी रहती है। अब हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो यूरोपीय भारत में आते हैं वो वर्तमान में उनकी लोकेशन क्या है यूरोप में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। तो पुर्तगाल ये आप देख रहे हैं, ये पुर्तगाल है, ये पूरा पुर्तगाल है। दूसरे नंबर पर आते हैं डच, जिनको हम आज के समय में नीदरलैंड कहते हैं।
तो यूरोप के नक्शे में जो नीदरलैंड है उसकी लोकेशन ये है, तो यहाँ पर नीदरलैंड है। तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज, तो अंग्रेज इंग्लैंड से आते हैं, तो इंग्लैंड है वो ये पूरा देश है। उसी प्रकार चौथे नंबर पर आते हैं डेन यानी डेनमार्क। डेनमार्क आज के समय में ये देश है। उसी प्रकार पांचवें नंबर पर आते हैं फ्रांसीसी, तो फ्रांस ये पूरा फ्रांस है। तो ये पूरा जो मैप है ये यूरोप का है। तो यूरोप में जो अलग अलग देश हैं तो वहाँ के अलग अलग लोग भारत में आते हैं और इनकी इस प्रकार से लोकेशन है। तो इसमें आपको समझने में आसानी होगी मैप के माध्यम से कि असल में यूरोप में इनकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में। अब मैप के माध्यम से ये भी हम समझते हैं कि यूरोपीय भारत में आते हैं तो अलग अलग जगह पर अपने पहले कारखानों की स्थापना करते हैं। तो उन कारखानों की लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर अंग्रेज है तो अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत में है, इसकी लोकेशन ये रहे यहाँ पर गुजरात में। और फ्रांसीसियों का भी पहला कारखाना सूरत में है तो इसकी लोकेशन भी यही है। इसी प्रकार जो पुर्तगाली थे तो पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था कोचीन में, तो कोचीन की लोकेशन यहाँ पे है और यहाँ पर कोचीन केरल में स्थित है। इसी प्रकार जो डच थे तो डचों ने अपना जो पहला कारखाना स्थापित किया था वह किया था मसूलीपट्टनम में, तो मसूलीपट्टनम की लोकेशन यहाँ पर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार जो डेनिश थे तो डेनिशों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था ट्रंकोवार में, तो ट्रंकोवार की लोकेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो कारखानों की स्थापित इन्होंने किए हैं इनकी लोकेशन आप देख रहे हैं, तो ये तटीय क्षेत्र है पूरा। तटीय क्षेत्र में स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि यूरोपीय सर्वप्रथम भारत में जब प्रवेश करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है व्यापार करना, और व्यापार का मतलब होता है सामान का लाना और ले जाना। अब सामान को लाना है ले जाना है तो उस समय पर समुद्र के मार्ग के माध्यम से ही सामान की आवाजाही होती थी जहाज़ों के द्वारा। अब यहाँ से सामानों को लाना ले जाना इनका होता था, इसी कारण यहाँ पर समुद्र के तट में इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए ताकि इनको व्यापार करने में आसानी हो सके। अब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं और उनकी जो व्यवस्था रही है यानी वो क्या पृष्ठभूमि रही है, उनका आगमन कैसे होता है, किस उद्देश्य से वो आते हैं, और जो पुर्तगाली थे उनके भारत में अनेक वायसराय भी आते हैं तो उनकी क्या भूमिका होती है, और ओवरऑल भारत में पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा है, और उनका पतन कैसे होता है और वो भारत से वापस किस प्रकार जाते हैं, सभी का अध्ययन व्यवस्थित तरीके से हम करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट था कि ऐसा क्या बैकग्राउंड रहा है, पृष्ठभूमि क्या रही होगी। तो हम ये समझते हैं कि उस दौर में जब यूरोपीय भारत में आते हैं तो उस समय यूरोप की स्थिति क्या थी। तो यूरोप की स्थिति के संदर्भ में यदि हम जाने तो यूरोप दो भागों में बटा हुआ था, एक तो था पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था तो उसकी राजधानी थी कस्तुनतुनिया। अब होता यह है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बगल में ही ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य में तुर्कों का शासन था और तुर्क बिलोंग करते हैं इस्लाम धर्म से, जबकि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था इसमें ईसाई धर्म का अधिक लोग रहते थे। तो यहाँ पर होता यह है कि 1453 में पश्चिमी रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के बीच एक धार्मिक युद्ध हो जाता है और उस धार्मिक युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की विजय होती है और पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उसका पराजित कर दिया जाता है। अब उसकी राजधानी कस्तुनतुनिया थी, तो इस प्रकार हम कहते हैं कि 1453 में जो ऑटोमन साम्राज्य और कस्तुनतुनिया के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में कस्तुनतुनिया पराजित हुआ, इसलिए कस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। अब पतन होता है तो पूर्वी देशों के साथ कस्तुनतुनिया के व्यापारिक रास्ते बंद हो जाते हैं। अब रास्ते यदि बंद होते हैं तो नए रास्तों की खोज के लिए फिर लोग प्रयास करते हैं और 15वीं 16वीं शताब्दी में ही यूरोप में इस कारण से पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का मतलब ये है कि यूरोप में जब मध्यकाल चल रहा था तो उस मध्यकाल में वहाँ पर चर्च का बोलबाला था, यानी धार्मिक अंधविश्वास बहुत बड़ी मात्रा में था
और राजाशाही मौजूद थी। उसी राजाशाही और धार्मिक अंधविश्वास को निपटाने के लिए यूरोप में पुनर्जागरण होता है, यानी वो अपने प्राचीन समय का जो ज्ञान था उसको जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या थी उस समय में। जबकि मध्यकाल का जो समय था वो यूरोप में अंधकार का समय था। अब पुनर्जागरण जब होता है तो उसमें भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिलता है, और भौगोलिक खोजें होती हैं तो उसी क्रम में यहाँ के यूरोप के अलग अलग जो देश हैं उनके समुद्र यात्री अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और भौगोलिक खोजें करते हैं। अब वैज्ञानिक खोजें भी साथ में होती है, जिसमें जहाज निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका था। दिशा सूचक यंत्र की भी खोज हो चुकी थी, जिससे कि समुद्र के रास्ते यदि जहाज के माध्यम से कोई व्यक्ति जाता है व्यापार के लिए तो कम से कम वह दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से दिशा का ज्ञान कर सके और अपने गंतव्य स्थान पर सही प्रकार से पहुंच सके। अब यूरोप की स्थिति को हम नक्शे के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो क्षेत्र था, तुर्की का जो क्षेत्र है, ये था ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य था और ये यूरोप था, ये दो भागों में बटा हुआ था। दो भागों में बटा हुआ था इस तरीके से। ये था पूर्वी रोमन साम्राज्य और ये था पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध होता है। यहाँ पर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं और यहाँ पर ईसाई को धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, और इनके बीच धार्मिक युद्ध होता है। उस धार्मिक युद्ध में ये विजयी होते हैं, यानी और ये पराजित हो जाते हैं। जब ये विजयी होते हैं, ये पराजित होते हैं, तो फिर बाद में जो ओटोमन साम्राज्य था, यानी जो तुर्की लोग थे, वो इस क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। यानी जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उस पर पूरा अधिकार किसका हो जाता है? ओटोमन साम्राज्य का। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की ओर गमन कर जाते हैं। और फिर यहाँ पर जब वो रहते हैं तो फिर इस क्षेत्र में फिर पुनर्जागरण की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। इटली, स्पेन, इस क्षेत्र में पूरा पुनर्जागरण प्रारंभ हो जाता है। अब एक दूसरे नक्शे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब जैसे ये क्षेत्र है तो ये क्षेत्र पूरा कट गया, माने जो यूरोपीय थे वो स्थल मार्ग के माध्यम से पूरब के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। अब पूरब के साथ यदि वो व्यापार नहीं कर सकते इस मार्ग के माध्यम से, क्योंकि इस क्षेत्र में हो गया ओटोमन साम्राज्य का विस्तार, अब वह सभी लोग समुद्र के रास्ते इस तरीके से अपनी खोजें प्रारंभ करते हैं। तो उसी को हमें समझना है कि जो यहाँ पर पुर्तगाल था, तो पुर्तगाल का जो यात्री था वो किस प्रकार भारत में आता है। हम इसको अब धीरे धीरे इसको विस्तार से समझते हैं। हमने यूरोप की स्थिति को तो समझ लिया, लेकिन उस समय में भारत की स्थिति क्या थी इसको भी समझना जरूरी है। तो भारत की यदि राजनीतिक स्थिति को यदि हम देखें तो भारत में एकीकृत शासन व्यवस्था नहीं थी। यानी भारत ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था भारत में नहीं थी जो कि एकीकृत हो और कोई पूरे भारत का संचालन एक जगह से चल रहा हो। तो भारत के अलग अलग क्षेत्र वो राज्यों में विखंडित थे। और दूसरी बात ये थी कि भारत की जो भूमि है वह हमेशा से उपजाऊ रही है। उपजाऊ होने का कारण ये है कि यहाँ पर सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियों का जो वेशन है वो भारतीय क्षेत्र को उपजाऊ बना देता है। तो भारत यदि उपजाऊ भूमि रखता है तो इसका मतलब यहाँ की कृषि होगी तो वो समृद्ध होगी, तो भारत आर्थिक रूप से उन्नत अवस्था में होगा। उसी प्रकार भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो भी उन्नत अवस्था में थे। तो हस्तशिल्प उद्योग, तो यहाँ पर कृषि भी उन्नत है और उद्योग भी उन्नत है। लेकिन भारत में एक समस्या ये थी कि भारत नौसैनिक शक्ति का अभाव रखता था। इसमें यह है कि भारत को ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी कि वो समुद्र पर अपना कब्जा स्थापित करे, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था तो उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए समुद्र की शक्ति को उसने इतना मजबूत नहीं कर रखा था, इसलिए नौसैनिक शक्ति उसकी कमजोर थी और इसी का लाभ यूरोपियन ने उठाया था। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं? एक तो भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर थी, भारतीय
भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था और भारत की नौसैनिक शक्ति है वो भी कमजोर थी। तो इस तरह से भारत की स्थिति को हम समझ सकते हैं उस समय के दौर में। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली है वो अपनी एक कंपनी की स्थापना करते हैं 1498 में। उस कंपनी का नाम रखते हैं इस्तादो द इंडिया। इस कंपनी का दायित्व होता है कि वह पूर्वी क्षेत्रों के साथ व्यापार प्रारंभ करे। अब सबसे पहले यह होता है कि 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली समुद्री यात्री है, वह एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उसकी सहायता से और कालीकट के तट पर, जो कि केरल में है, वहां पर पहुंचता है। और वहां पर पहुंचने पर फिर उसका स्वागत करता है कालीकट का एक हिंदू राजा था जिसका उपाधि के रूप में उसे कहा जाता था जमोरिन। तो जमोरिन इस वास्को डी गामा का स्वागत करता है, क्योंकि भारत में हमेशा से परंपरा रही है अतिथि देवो भव। अब इसी के कारण जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। लेकिन उस समय पर वास्को डी गामा का विरोध भी होता है, और विरोध करते हैं अरबी व्यापारी, क्योंकि अरबी व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे और उनको काफी मुनाफा मिलता था, क्योंकि अरब में इतना समृद्धशाली तो था नहीं। और इसलिए अरबी लोग हैं वास्को डी गामा का विरोध करते हैं। उसका कारण एक ही है, क्योंकि उनका कोई प्रतिस्पर्धी यदि भारत में आ रहा है तो उन्हें नुकसान होगा, आर्थिक हित उनके आहत होंगे, इसलिए वो वास्को डी गामा का विरोध करते हैं। अब क्या होता है, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, यहाँ से सामान खरीद के ले जाता है। सामान में जो मुख्य रूप से मसाले खरीदता है, मसाले खरीद कर फिर वो यूरोप में जाता है और यूरोप में उन मसालों को बेचता है, और बेचकर उसको 60 गुना मुनाफा होता है। अब 60 गुना मुनाफा होगा तो इस संबंध में वो अन्य जो लोग हैं उसके व्यापारी साथी है उनसे चर्चा करता है। चर्चा करता है तो वो साथी लोग हैं काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। इम्प्रेस जैसे होते हैं तो आगे उनका भारत के प्रति क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा पैदा हो जाती है। तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल नाम का एक और पुर्तगाली यात्री 2 जहाजी बेड़ों के साथ भारत में आता है। इस प्रकार पुर्तगालियों का आना प्रारंभ हो चुका है भारत में। अब इसी क्रम में 1502 में वास्को डी गामा वापस आता है, लेकिन इस समय तक जो जमोरिन था, वह जमोरिन वास्को डी गामा का उस प्रकार से स्वागत नहीं करता जैसा वो पहली बार आया था जब किया था, क्योंकि उस 2-3 साल के अंतराल के बीच वास्को डी गामा के संबंध है वो जमोरिन से अच्छे नहीं रहे, इसलिए वो उसका स्वागत नहीं करता। लेकिन फिर भी वह व्यापार की गतिविधियों को प्रारंभ करके रखते हैं। अब जब वो इस बात को समझ गए कि भारत आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नत देश है और इससे हमें भविष्य में भी व्यापार को जारी रखना है, तो उनका उद्देश्य होता है कि यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना की जाए। तो इसी क्रम में पहली फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगाली कोचीन में करते हैं 1503 में। तो इस बात को हमें समझना जरूरी है, और यहाँ से प्रश्न बन के आता है कि पुर्तगाली सर्वप्रथम किस क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, तो कोचीन में करते हैं। और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं कन्नूर में, जो कि केरल में ही है, और 2 साल बाद कन्नूर में की जो फैक्ट्री है उसकी भी स्थापना कर देते हैं। तो यहाँ पर अब बस जो पुर्तगाली थे उनका व्यापारिक गतिविधि प्रारंभ हो चुकी है। अब हम नक्शे के माध्यम से समझते हैं कि जो वास्को डी गामा था उसका रूट क्या था भारत में आने का। तो ये विश्व का नक्शा है और यहाँ पर ये यूरोप है। इस यूरोप में इस क्षेत्र में यहाँ पर है पुर्तगाल, और क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकार हो गए थे ऑटोमन साम्राज्य का, तो ये रास्ता उनके लिए बंद हो गया था। अब उनके पास रास्ता बचा था समुद्र का। अब वास्को डी गामा इस रास्ते से ऐसे आता है और यहाँ पर केरल के जो क्षेत्र है कालीकट, यहाँ पर वो पहुँचता है। तो ये रूट हमें समझना जरूरी है, और यहाँ पर ही केरल में फिर जमोरिन इसका स्वागत करता है।
तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उससे पहले एक और यात्री था स्पेन का, कोलंबस। कोलंबस भी भारत की खोज के लिए ही आने वाला था, लेकिन वो गलती से यहाँ से, स्पेन भी यही है, तो स्पेन से यहाँ पे चला गया। तो ये अमेरिका है, तो उसने अमेरिका की खोज की। खोज का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अमेरिका या भारत को बनाया था। इनकी नज़र में इन्होंने पहले बार उन देशों में ये पहुंचे थे, इसलिए ये कहते हैं कि हमने खोज की थी। ठीक है, तो आविष्कार नहीं किया था, खोज की थी। यानी भारत अमेरिका पहले से मौजूद थे, लेकिन इन्होंने इस बात को जाना कि उस क्षेत्र में भारत और अमेरिका स्थित है, इसलिए उसको कहा जाता है कि इन्होंने, जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, इसने भारत की खोज की थी, और जो स्पेन का यात्री था कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज की। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो पुर्तगाली आए थे उनका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या था और बाद में किस प्रकार उनके उद्देश्य बदल जाते हैं। तो पुर्तगाली जब सर्वप्रथम आते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत से व्यापार करना है, और व्यापार, मसालों का व्यापार, वस्त्रों का व्यापार, उस पर एकाधिकार करना है। उसका कारण एक ये था कि यहाँ पर अरबी थे, तो उनका बोलबाला था व्यापार में। अब क्योंकि तुर्की, जो तुर्क लोग थे और जो अरबी लोग थे, उनसे यूरोपीय चिढ़े हुए थे, क्योंकि वो कस्तुनतुनिया का पतन कर चुके थे। इसी कारण से उन्होंने सोचा कि हमें अरबियों को यहाँ से बिल्कुल खदेड़ना है। ठीक है, तो प्राथमिक उद्देश्य यदि हम समझे तो प्राथमिक उद्देश्य व्यापार हो जाता है पुर्तगालियों का। एक दूसरा उद्देश्य भी उनका था, क्योंकि जो यूरोप के लोग थे वो अधिकतर लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, तो उनका उद्देश्य ये भी था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे। और इसी क्रम में उन्होंने ये भी अपना दूसरा उद्देश्य बनाया कि किस प्रकार भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, और ऐसी कई कार्यक्रम उन्होंने किए थे। अब ये होता है जब ये दो उद्देश्यों के साथ ये भारत में आते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, भारत की समुद्र की जो सेना है या नौसैनिक शक्ति कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, तो उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। और महत्वाकांक्षा का मतलब है कि वे राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से उन्हें लाभ ये होगा, क्योंकि यदि वो भारत के अलग अलग शासकों के राज्यों में वो व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स भी चुकाना पड़ता था। अब यदि राजनीतिक शक्ति भी उन्हीं के पास आ जाती है तो उन्हें टैक्स चुकाने की या फिर उस राज्य में व्यापार करने के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और ज़रूरत नहीं होगी। इसी को मद्देनज़र उन्होंने भारत की राजनीतिक जो स्थिति है उसको, कमज़ोरी को देखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर तीन उद्देश्य हो गए, व्यापार, ईसाईयत का प्रचार प्रसार और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना। अब हम अगले बिंदु के रूप में समझते हैं कि पुर्तगाली जब व्यापारिक गतिविधियां भारत में बढ़ा देते हैं तो उसके बाद वो पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में भेजते हैं। तो पहला जो वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये पहला वायसराय था पुर्तगाल की ओर से। इसका जो कार्यकाल था वो 1505 से लेकर 1509 के बीच में लगभग 4 साल का रहा था। तो इसने कुछ महत्वपूर्ण नीति अपनाई थी। उस नीति का नाम था मजबूत सामुद्रिक नीति, जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति भी कहते हैं। इस नीति का उद्देश्य ये था कि जो भारत के आसपास का क्षेत्र है, जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, उस हिंद महासागर में किसी भी प्रकार से जो नौसैनिक शक्ति है उसको मजबूत करना और हिंद महासागर पर अपना दबदबा बनाना। तो इस शांत जल की नीति का उद्देश्य यही था। अब समय आगे बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है जब 1508 में एक चौल का युद्ध होता है। उस चौल के युद्ध में एक तरफ होते हैं पुर्तगाली और एक तरफ होता है गुजरात का शासक। तो इनके बीच चौल के युद्ध में गुजरात का शासक है वो पुर्तगालियों को पराजित कर देता है और गुजरात का शासक विजयी होता है। तो यहाँ पर केवल इतना सा है कि चौल के युद्ध को हमें ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब इसी क्रम में
अब इसकी उपलब्धि को समझें तो उपलब्धि, इसकी एक उपलब्धि भी रही है, वह रही है 1509 में। 1509 में ये होता है क्योंकि ये शांत जल की नीति जब इसने अपनाई थी तो उसमें नौसैनिक शक्ति इसने मजबूत कर ली थी। मजबूत जैसे ही कर ली तो महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात का शासक था, और मिस्र जहाँ पर इस्लाम के लोग रहते थे, और तुर्की वो भी इस्लाम के लोग थे, तो महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की के शासकों के समुद्री बेड़े को एक साथ इसने 1509 में हिंद महासागर के क्षेत्र में पराजित किया था। तो इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। पुर्तगाल का जो दूसरा वायसराय था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 में जब अल्मीडा यहाँ से जाता है तो 1509 में से लेकर और 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क वायसराय के रूप में भारत में आता है। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने जो अल्मीडा ने जो ब्लू वाटर पॉलिसी प्रारंभ की थी उसे बंद कर दिया था, और 1510 में इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था, और वह काम था कि गोवा को अपने कब्जे में कर लिया इसने। गोवा पहले बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में था, और इसने यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा को उससे छीन लिया था, और उसी क्रम में यहाँ पर पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी, क्योंकि गोवा इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में राजनीतिक रूप से कर लिया था। एक काम इसने और किया था कि जो जो विजयनगर का साम्राज्य था तो उस समय उसके शासक थे कृष्णदेव राय। तो ये अपने दूत को उनके पास भेजते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भटकल में एक दुर्ग यानी एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्रदान करे। कृष्णदेव राय ने इन्हें एक भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान की, जिसमें दुर्ग का मतलब यही है कि वहाँ पर इनकी ऑफिस होती थी, रहने के लिए घर होते थे, और जो व्यापार की गतिविधि करते थे तो भंडार गृह के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसने जो नीति अपनाई थी तो इसका जो लॉन्ग टाइम प्लान था वो ये था कि जो पुर्तगाली अधिकारी और जो व्यापारी भारत में आ रहे हैं तो वह भारतीय स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित करे, ताकि ईसाई धर्म को भी यहाँ पर बढ़ाया जा सके, और यहाँ से विवाह संबंध यदि स्थापित हो जाते हैं तो हम यहाँ पर लंबे समय तक टिक सकेंगे और व्यापार और राजनीतिक क्षेत्र में अपना भूमिका बढ़ा सकेंगे। तो इसने भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह की नीति को अपनाया था। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट के माध्यम से प्रश्न बनते हैं कि गोवा को किसने यूसुफ आदिल शाह से छीना था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह की नीति किसने अपनाई, तो इस अल्बुकर्क ने ही ये नीति अपनाई थी। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था। तो ये ऐसे पॉइंट है जो डायरेक्ट प्रश्नों में आ जाते हैं। अब तीसरे वायसराय जो महत्वपूर्ण था वह था नीनो डी कुन्ना। ये 1529 से लेकर 38 के बीच में रहा था। हालांकि इस बीच में और भी वायसराय रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं रहा। इसका प्रभाव थोड़ा अधिक था क्योंकि इसने महत्वपूर्ण काम किए थे। इसने क्योंकि 1510 में अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को छीन लिया गया था। अब इन्होंने क्या किया था, उस समय तक जो इनका मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वह था कोचीन, क्योंकि कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। और जब से और 1530 तक इनका जो हेडक्वार्टर रहा वो कोचीन ही रहा था। लेकिन नीनो डी कुन्ना ने जो पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर था उसे कोचीन से गोवा की शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का काम अल्बुकर्क ने किया था, लेकिन गोवा को राजधानी नीनो डी कुन्ना ने बनाया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसने विस्तार की नीति को और अपनाया, और सेंट टोमे और हुगली, पुराने समय का जो बंगाल था तो हुगली बंगाल में था, तो इन्होंने पुर्तगाली वस्तुओं को स्थापित करने का काम हुगली में भी किया था। इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम ये किया था कि गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उससे मुलाकात के लिए इन्होंने जहाज पर उन्हें बुलाया और धोखे से उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो बसीन का क्षेत्र है, जो द्वीप का क्षेत्र, उस पर ही इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो ये विस्तार की नीति लगातार बढ़ रही है।
पुर्तगालियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पद्धति का जिक्र जरूर होता है, वह है कार्टेज पद्धति। ये जो कार्टेज पद्धति है, इसका मतलब ये है, क्योंकि पुर्तगालियों का शुरू से ही उद्देश्य था कि हिंद महासागर में उनका दबदबा कैसे बने, और इसी उद्देश्य को वो लगातार प्रबल करते रहे। और जब उनका हिंद महासागर में दबदबा हो गया था तो उन्होंने एक नीति अपनाई थी, कार्टेज पद्धति। उस कार्टेज पद्धति का मतलब ये था कि समुद्र में यानी हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी यातायात की गतिविधियां होंगी व्यापार की, तो जो अन्य लोग हैं, चाहे अरबी है, चाहे तुर्की है, चाहे मिस्र के लोग हैं, चाहे भारतीय व्यापारी है, यदि वो हिंद महासागर में व्यापार की गतिविधि चलाते हैं तो हिंद महासागर में उस गतिविधि को चलाने के लिए पुर्तगालियों से एक लाइसेंस इन्हें लेना पड़ेगा, और उस लाइसेंस का एक निर्धारित शुल्क इन्हें कर रखा था। तो इस प्रकार से इन्होंने कार्टेज पद्धति को हिंद महासागर में अपना रखा था। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर इनका एकाधिकार करना इस कार्टेज पद्धति का उद्देश्य था। इसी कार्टेज पद्धति को अकबर ने भी स्वीकारा था, क्योंकि अकबर भी चाहे स्थलीय रूप से उसकी सेना मजबूत रही हो, लेकिन नौसैनिक शक्ति उसके पास मजबूत नहीं थी। इसी कारण से यदि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समुद्री क्षेत्र के माध्यम से व्यापार करता है तो उसे पुर्तगालियों से कार्टेज लेना ही पड़ेगा, यानी लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और ये अकबर ने उस समय स्वीकार किया था, क्योंकि पुर्तगालियों का जो हिंद महासागर क्षेत्र था उसमें उन्होंने कई चौकियां स्थापित कर रखी थी, जिसमें फारस की खाड़ी में, यहाँ पर हॉर्मुज क्षेत्र है, मलक्का की खाड़ी है, हिंद महासागर के अलग अलग क्षेत्रों में चौकियों की स्थापना कर रखी थी, ताकि जो भी हिंद महासागर में अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार की गतिविधियां चल रही है उसको वो उस पर निगरानी रख सके, और जो व्यक्ति कार्टेज पद्धति का पालन नहीं करता है उसके साथ वह लूटपाट करते थे। तो ये कार्टेज पद्धति भी एक महत्वपूर्ण पद्धति है पुर्तगालियों के संदर्भ में, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि जो पुर्तगाली भारत में आते हैं उनके अलग अलग वायसराय आते हैं, व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लेते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कंपनियां, कारखाने या दुर्ग बना लेते हैं। तो वो कंपनियां और दुर्ग कैसे बनते हैं उसी को हम नक्शे के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था कालीकट में, ठीक है, और उसके बाद 1503 में सबसे पहली फैक्ट्री वो स्थापित करते हैं कोचीन में। 1505 में फिर वो कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। 1510 में वह गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेते हैं। उसी प्रकार आगे सूरत, दीव, दमन, वसीन, बॉम्बे, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और हुगली, इन सभी क्षेत्रों में वह अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना कर देते हैं। तो इस प्रकार भारत में समय के साथ किस प्रकार पुर्तगाली अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लेते हैं। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब चूंकि भारत में पुर्तगाली आते हैं, जब एक देश से दूसरे देश में व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं तो उस देश की कुछ संस्कृति भी, उस देश की कुछ चीज़ें होती है वह दूसरे देश में स्वतः ही आ जाती है अनजाने में। तो पुर्तगालियों का कुछ योगदान भी भारत में रहा है, जिसमें यदि हम पहली बात करें तो आलू, टमाटर और तंबाकू की खेती ये पुर्तगालियों के साथ भारत में आई थी उस समय में। जहाज निर्माण की पद्धति भी भारत में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि जहाज़ों के माध्यम से ही वो समुद्र के रास्ते भारत में आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की शुरुआत भी यहीं से पुर्तगाली ही करते हैं भारत में। प्रिंटिंग की प्रेस का मतलब ये है कि जो अखबार है, जो लिखाई पढ़ाई का कार्य है, वह मशीन के माध्यम से प्रिंट करके ये कार्यक्रम पुर्तगाली भारत में प्रारंभ करते हैं। चूँकि जब ये आते हैं तो अपने जो दुर्ग स्थापित करते हैं, जो रहने के लिए घर बनाते हैं, तो वहाँ पर इनकी जो एक विशेष शैली थी जिसको बोलते हैं गोथिक स्थापत्य कला, तो इस शैली में की जो बनावट है वह शैली भवनों में आज भी दिखाई देती है।
और ये पुर्तगाल से अपने साथ गौथिक स्थापत्य कला जो कि भवन निर्माण की शैली है उसको भी साथ में लाते हैं। और इनको एक महत्वपूर्ण श्रेय ये भी दिया जाता है कि भारत का जो जापान के साथ व्यापार का कार्य है वो पुर्तगालियों के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। तो कुछ योगदान है अनजाने में जो पुर्तगाली भारत में आते हैं तो उनके आने से स्वतः ही भारत को मिल जाते हैं। तो ये भी प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा था। अब पुर्तगाली जो भारत में आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो आज तक भारत में मौजूद है, उनका पतन भी होता है। पतन होने के कई कारण होते हैं। 1580 के समय में जो स्पेन था तो स्पेन पुर्तगाल के बगल में ही है, तो स्पेन पुर्तगाल पर अपना अधिकार क्षेत्र जमा लेता है। तो स्पेन के अंडर में पुर्तगाल आ जाता है और उस दौर में वहाँ पर स्पेन में राजाशाही थी और स्पेन का पतन हो जाता है। तो स्पेन का यदि पतन होगा और स्पेन के अंडर में पुर्तगाल है तो पुर्तगाल का भी स्वतः ही पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो राजनीतिक संकट भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। दूसरी जो पतन का कारण है वह है धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो इसमें क्योंकि इनका पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करना है और इसी क्रम में इन्होंने कहीं लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। तो इससे लोग परेशान थे, दुखी थे और गुस्सा थे कि इस तरीके से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं है। तो ये भी इनका एक पतन का कारण रहा था। तीसरा कारण रहा था भारतीय व्यापारियों के साथ लूटपाट, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि हिंद महासागर में इनका दबदबा रहे और कार्टेज पद्धति के माध्यम से जो भी हिंद महासागर में व्यापार करे तो वो लाइसेंस इनसे प्राप्त करे। लेकिन जो भारतीय व्यापारी लाइसेंस नहीं लेते थे तो ये इनके साथ लूटपाट करते थे। इसलिए भारतीय व्यापारी और जो आसपास के देशों के व्यापारी थे वह भी इनसे दुखी थे। आपको मालूम है कि जो अल्बुकर्क था तो उसने एक नीति अपनाई थी इस भारतीय स्त्री के साथ विवाह की नीति। तो इस कारण से जो यहाँ पर उस समय था मराठे मजबूत थे, मुगल भी मजबूत थे। तो इस बात से ये दुखी थे और इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह की नीति ठीक नहीं है। तो मुगलों और मराठों के विरोध का सामना इनको करना पड़ा। उसी क्रम में क्योंकि भारत में डचों का भी आगमन हो जाता है, अंग्रेजों का भी आगमन हो जाता है। जब एक ही क्षेत्र में दो साम्राज्यवादी ताकतें हैं तो उनके आपस में संघर्ष होगा तो डचों के साथ भी इनका संघर्ष होता है, अंग्रेजों के साथ भी संघर्ष होता है और उसमें पुर्तगाली कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो ये भी एक कारण रहा है भारत में पुर्तगालियों का पतन होने का। अगला एक कारण रहा है कि उस समय तक जो ब्राज़ील था जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है तो उसकी भी खोज हो चुकी थी। तो ब्राज़ील की खोज होने के कारण पुर्तगालियों का फोकस ब्राज़ील पर हो गया था और भारत पर कम हो गया था। इसलिए ये भी कारण इनका पतन का माना जाता है। तो ये पतन के कारण है भारत में पुर्तगालियों का पतन किस प्रकार से किन किन कारणों से होता है। अगला बिंदु है कि पुर्तगालियों की वापसी किस प्रकार भारत से होती है। तो पुर्तगाली और डच संघर्ष होता है जिसमें दक्षिणी पूर्व एशिया, मलक्का दुर्ग, श्रीलंका, मालाबार के सभी दुर्गों को जीतकर डचों ने पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया था। क्योंकि जितनी भी पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां थी उन पर लगभग सभी फैक्ट्रियों पर डचों ने अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस प्रकार डचों ने इनको बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। और फिर आगे पुर्तगाली अंग्रेजों का संघर्ष भी होता है। पुर्तगाली और अंग्रेज संघर्ष के क्रम में 1612 में अंग्रेज इन्हें सूरत से खदेड़ देते हैं। आपको मालूम होगा कि 1613 में अंग्रेज सूरत में अपनी स्थायी कंपनी की स्थापना करते हैं सूरत में। तो 1612 में ये पहले ही पुर्तगालियों को खदेड़ देते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर तो इनका संघर्ष युद्ध के माध्यम से चल रहा है, लेकिन 1661 में एक समय ऐसा आता है जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन
और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह हो जाता है। अब यदि दो देशों के मध्य विवाह संबंध स्थापित हो गए तो फिर झगड़ा होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और उस विवाह संबंध में जो पुर्तगाली है वह दहेज के रूप में अंग्रेजों को बम्बई दे देते हैं। तो इस प्रकार पुर्तगाली अंग्रेज संघर्ष पर विराम भी लग जाता है। अब हम समझते हैं कि भारत में अंतिम रूप से पुर्तगाली किस प्रकार चले जाते हैं और भारत के माध्यम से उन्हें कैसे खदेड़ा जाता है। तो दादरा एवं नागर हवेली, इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था और ये अधिकार 1954 तक रहा था और ये पुर्तगालियों से 1954 में भी स्वतंत्र हुआ था। जब दादरा एवं नागर हवेली 1954 में स्वतंत्र हो जाता है तो 1961 तक यहाँ पर जो सरकार है, शासन है, वो यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना जाता है और व्यवस्था आगे बढ़ती रहती है। और 1961 में ही संसद के माध्यम से भारतीय संविधान में 10वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है और दादरा एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है, जो कि आज भी मौजूद है, क्योंकि दादरा एवं नागर हवेली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। उसी क्रम में आगे गोवा और दमन द्वीप पर भी पुर्तगालियों का अधिकार था। तो यहाँ से पुर्तगाली जाने को तैयार नहीं थे। तो 1961 में भारत सरकार के द्वारा पुलिस कार्रवाई की जाती है, गोवा और दमन द्वीप को स्वतंत्र करवाया जाता है 1961 में। इस प्रकार पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे और ऐसे नहीं गए थे। भारत सरकार ने इन पे पुलिस कार्रवाई की थी तब गए थे। जब गोवा और दमन द्वीप 1961 में स्वतंत्र हो जाते हैं तो 1962 में भारतीय संसद के द्वारा संविधान में 12वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है और गोवा, दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश 1962 में गोवा और दमन दीव को एक साथ घोषित किया जाता है। लेकिन 1987 में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है और दमन दीव को उससे अलग करके अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो आज तक के घटनाक्रम को भी हमें समझना है इतिहास से, क्योंकि ये जो हमारा जो पॉइंट है ये जो पॉलिटी है उससे भी रिलेट करता है और इतिहास से भी रिलेट करता है। तो हमें कंबाइंड स्टडी भी करने की ज़रूरत होती है और जब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं तो समझने में आसानी होती है, रटने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने पुर्तगालियों के संदर्भ में पृष्ठभूमि, आगमन, उद्देश्य, वायसराय, योगदान, पतन, वापसी कैसे हुई, इस सब चीज़ का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं और हमने इसको रटा नहीं है बल्कि समझा है। तो परीक्षा चाहे कैसी भी हो, पुर्तगालियों से संबंधित यदि कोई प्रश्न आएगा तो आप इस लेक्चर के माध्यम से आज हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर भारत में आगमन होता है डचों का। अब डचों के आगमन के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो डच का मतलब है हॉलैंडवासी और हॉलैंड को आज हम आधुनिक जो नाम है वह नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। आपको इस लेक्चर के शुरुआत में नीदरलैंड की लोकेशन भी बताई थी। होता यह है 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन नाम का एक डच यात्री है, वह यात्रा के लिए आता है और सुमात्रा और बांटेन पहुंचता है। सुमात्रा माने इंडोनेशिया के जो द्वीप है तो वहां पर ये पहुंचता है। सुमात्रा और वांटेन का नाम है जकार्ता द्वीप। 1602 में एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखते हैं वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ये डच भाषा में है तो ये कंपनी का नाम है। ये कंपनी की एक मुख्य विशेषता ये है कि संयुक्त पूंजी कंपनी है। उस समय में डच जो सरकार थी
वह इतनी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थी, जिससे कि वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अलग से अपने बल पर कंपनी की स्थापना कर सके। इसलिए उसने कुछ लोगों को ऑफर दिया कि डच जो लोग हैं वो इकट्ठा आए, डच व्यापारी इकट्ठा आए और अपने अपने पूंजी लगा के एक संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना करें। तो ये एक प्रश्न भी पूछा गया था 1994 में आईएएस प्रीलिम्स में कि संयुक्त पूंजी कंपनी किस देश ने स्थापित की थी। तो ये डच यानी नीदरलैंड ने उस समय में स्थापित की थी, जो कि सहकारिता के सिद्धांत पर स्थापित की गई थी। अब इनका भी विस्तार प्रारंभ हो जाता है। तो इनका जो विस्तार का मुख्य केंद्र था वो था इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में मसालों का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था और उसी मसालों के व्यापार पर इनका एकाधिकार ये जमाना चाहते थे। इसलिए 1619 में ये जकार्ता को जीत लेते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों से और वहाँ पर बेटेविया नगर की स्थापना करते हैं। 1641 में मलक्का पर अधिकार लेकर लेते हैं, क्योंकि मलक्का में इनसे पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। तो पुर्तगालियों को हराकर मलक्का पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। 1658 में श्रीलंका पर कब्जा कर लेते हैं। श्रीलंका पर इनसे पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। तो पुर्तगालियों को ये अलग अलग क्षेत्रों से खदेड़ रहे हैं और अपना अधिकार जमा रहे हैं और इसमें डच और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें डच विजयी रहते हैं और पुर्तगाली पराजित होते हैं। और इस क्षेत्र में हिंद महासागर के क्षेत्र में इंडोनेशिया के अलग अलग जो द्वीप है उन पर ये अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर देते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। अब यदि भारत के संदर्भ में इनकी विस्तार की नीति को देखें तो भारत में 1605 में ये अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। अभी हम इसको मैप के माध्यम से भी समझेंगे। फिर बाद में ये नागपट्टनम पर भी अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं और उसके बाद मसूलीपट्टनम से नागपट्टनम अपना हेडक्वार्टर स्थानांतरित ट्रांसफर कर देते हैं। भारत में इनका जो मुख्य फोकस रहता है वो सूती वस्त्रों के निर्यात पर रहता है, जबकि इंडोनेशिया में जो इनका फोकस है वो मसालों के व्यापार पर है। तो इन्होंने इस तरीके से अपने आप को व्यापार के क्रम में बांट रखा था कि इंडोनेशिया के क्षेत्र में हमें मसालों का व्यापार करना है और भारत से हमें बस सूती वस्त्रों को खरीदकर यहाँ से निर्यात करना है। तो यहाँ से ये भी एक बिंदु बन जाता है कि वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय यहाँ पर डचों को जाता है। ठीक है, अब अगली चीज इनकी आती है इनकी व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी। तो उनकी व्यापारिक जो व्यवस्था थी उस पद्धति का नाम था कार्टेल पद्धति। तो यहाँ पर एक अंतर समझ लेगा कि जो पुर्तगालियों की जो समुद्र की नीति थी उसका नाम था कार्टेजो पद्धति, जबकि डचों की व्यापारिक व्यवस्था का नाम था कार्टेल पद्धति। कार्टेल पद्धति का मतलब ये है कि जब ये व्यापार करते थे तो वह सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित था। सहकारिता का सिद्धांत क्या होता है, इसमें अलग अलग जो लोग होते हैं वो अपनी पूंजी को इकट्ठा करते हैं और संयुक्त पूंजी के माध्यम से व्यापार की गतिविधियों को चालू रखते हैं। और जब वो व्यापार की गतिविधि आगे बढ़ती है तो जो भी लाभ होता है तो उस लाभ को फिर सभी में उनके शेयर के हिसाब से बांटा जाता है। तो इसको बोलते हैं कार्टेल पद्धति। तो सहकारिता का सिद्धांत डचों ने व्यापारिक व्यवस्था में अपना रखा था। अब डचों ने जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है, श्रीलंका का क्षेत्र है, वह तो पुर्तगालियों से अपने अधिकार क्षेत्र में कर ही लिया था, लेकिन भारत में भी फिर धीरे धीरे अपना विस्तार करते चले गए, क्योंकि इनके अधिकतर क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र में थे। इसलिए भारत में इन्होंने जो फैक्ट्रियां स्थापित की थी वो अधिकतम पूर्वी तट पर ही थी। अब उसमें मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पुलिकट, चिंसुरा बंगाल में था, कासिम बाजार भी बंगाल में था, पटना, कोचीन और फिर इस तरीके से इनका सूरत। तो इन क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना ये करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम नक्शे के माध्यम से समझते हैं कि इन्होंने किस किस क्षेत्र में
कंपनियों की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम समझे तो सबसे पहली फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है, तो नागपट्टनम में ये स्थापित करते हैं। पुलिकट क्षेत्र में, पुलिकट की लोकेशन ये है। कोचीन में भी स्थापित करते हैं, सूरत में भी ये स्थापित करते हैं। फिर बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें चिंसुरा क्षेत्र, कासिम बाजार क्षेत्र और पटना क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में भारत में ये फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी पहले पुर्तगालियों की जो फैक्ट्रियाँ थी उनको यहाँ से पुर्तगालियों को खदेड़ देते हैं। तो पुर्तगालियों को जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटर था वह डच थे, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को सब जगह से खदेड़ दिया था। अब हम समझते हैं कि जो डच थे उनका भारत में पतन क्यों हुआ था। उसके कुछ तो कारण रहे होंगे। तो एक सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था कि जो उनकी कंपनी थी उस पर सरकार का नियंत्रण था। यदि आपको किसी क्षेत्र में और राजनीतिक रूप से विस्तार करना है तो आप स्वेच्छा से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले डच सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें निर्णय लेने में देरी होती है, और निर्णय लेने में देरी होगी तो विस्तार उस सुगमता के साथ नहीं हो पाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था नौसैनिक शक्ति का कमज़ोर। अब कमज़ोर तुलनात्मक रूप से था, क्योंकि अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो मजबूत थी और डचों की उनकी तुलना में कमज़ोर थी। इसलिए नौसैनिक शक्ति कमज़ोर होने का कारण भी इनके पतन का कारण बनता है। एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनका जो फोकस था वह था इंडोनेशिया के जो मसालों के द्वीप थे उन पर, उन्हीं पर उनका अधिक फोकस था। भारत के क्षेत्रों पर इनका फोकस नहीं था। और एक समय ऐसा आता है जब अंग्रेज और डचों के मध्य संघर्ष होता है, युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। ये बेदरा का युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और ये बेदरा का युद्ध 1759 में होता है। तो बंगाल क्षेत्र में ये युद्ध होता है अंग्रेज और डचों के बीच। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व करता है क्लाइव। और इस प्रकार जब अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध होता है तो उसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और डच पराजित होते हैं। और इस युद्ध के बाद ही डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो जाता है। तो यहाँ पर हम डचों के संदर्भ में भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसका अध्ययन हमने कर लिया है। तो डचों के संबंध में जो भी प्रश्न आएगा तो उसका भी उत्तर हम इस लेक्चर के माध्यम से आसानी से दे सकेंगे। तो इस लेक्चर में आपने आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला अध्याय है यूरोपियों को भारत में आगमन, और उसमें पुर्तगाली और डच किस प्रकार भारत में विस्तार करते हैं, उनकी क्या क्या रणनीति होती है, उनका पतन कैसे होता है, ये सारी बिंदुओं का अध्ययन किया। मुझे आशा है आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और ये सीरीज अब लगातार आगे बढ़ती रहेगी। अगले लेक्चर में अब हम अध्ययन करेंगे अंग्रेज और डेनिशों के आगमन को, जिसको हम बड़े वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े बल्कि समझने की ज़रूरत पड़े। और आप इस तरह से समझेंगे कि जो व्यक्ति इतिहास से डरते हैं उनको भी इतिहास आसान लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से आपको अध्ययन कराया जाएगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।